हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। आज कोई पढ़ाई नहीं होगी। आज आपके कैरियर की बात होगी। आज आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया जाएगा कि हमें सर आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करना है। मान लीजिए आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो आपको अपनी लाइफ का डिसीजन अभी लेना है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद अपनी पूरी जिंदगी किस फील्ड में बितानी है। या आपको एमबीए करना है, क्या आपको एमए करना है, या आपको सिविल सर्विसेज करना है। आपको कहीं पर भी जाना है, वो समय यही है डिसाइड करने का। तो आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऑप्शन जो आप ग्रेजुएशन के बाद ऑप्ट कर सकते हो। और ये यकीन मानिए, मुझे भी इसके बारे में पहले नहीं पता था, और जब मैंने इसके बारे में स्टडी करा मुझे पता लगा। तो मुझे आज ये फील होता है कि मैं भी इन सब एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकता था अपनी ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जहाँ हूँ वहां मैं बहुत खुश हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को सही दिशा दिखा रहा हूँ। तो मेरा उद्देश्य बस यही है कि जो चीज मैं नहीं कर पाया मेरे स्टूडेंट जरूर वो चीज कर पाए। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपको क्या करना है। आपके दिमाग में घूमता है कि सर एमबीए कर सकते हैं, आपके दिमाग में घूमता है कि सर हम एमए कर सकते हैं, या आप सोचते हो कि सिविल सर्विसेज कर सकते हैं, हम आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन शायद ही कुछ बहुत से लोग ऐसे होते होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में मालूमात होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में डिटेल नॉलेज। मतलब अब की स्टेज बता रहा हूं मैं। यदि आप सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, अगर आप सिर्फ पढ़ाई में लगे हुए हो, सिर्फ कॉलेज में आना जाना कर रहे हो, तो शायद हो सकता है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने का तरीका ना पता लगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब एंट्री कैसे करनी है, जॉब कैसे लेनी है, ये अच्छी पोस्ट कैसे लेनी है। शायद हो सकता है आपको इसके बारे में ना पता हो। हाँ, ये हो सकता है कि आपके घर में कोई आपका कोई सीनियर हो, या आपके घर में कोई आपका रिलेटिव हो, पर्सन हो, भाई हो, बहन हो, मदर फादर हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको उसके बारे में नॉलेज हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें इसके बारे में नहीं पता होता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने के लिए आप तीन प्रकार के या तीन स्टेजेस में पेपर दे सकते हो। एक आप टेंथ के बेस पर भी एग्जाम दे सकते हो, एक आप ट्वेल्थ के बेस पर भी एग्जाम दे सकते हो, और एक आप ग्रेजुएशन के बेस पे भी एग्जाम दे सकते हो। यदि आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हो या ग्रेजुएट हो चुके हो, तो आप ट्वेल्थ वाले एग्जाम भी दे सकते हो, आप टेंथ वाले एग्जाम भी दे सकते हो। लेकिन अगर आप ट्वेल्थ हुई हो तो आप ग्रेजुएशन वाला एग्जाम नहीं दे सकते। और अगर आप सिर्फ टेंथ हो तो आप ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन वाला एग्जाम नहीं दे सकते हैं। मुझे पता है कि आज की डेट में आप कोई भी टेंथ ट्वेल्थ नहीं, सब लोग ग्रेजुएट होते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने के तीन स्टेजेस हो सकती हैं, तीन तरह के तरीके हो सकते हैं। या तो आप टेंथ बेस पे जाओ, ट्वेल्थ बेस पर जाओ, या ग्रेजुएशन बेस पर जाओ। आज जो मेरा फोकस है वो है ग्रेजुएशन बेस, क्योंकि जैसे कि मुझे पता है कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो अधिकतर यानी ऑलमोस्ट सब के सब ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो मेरा बस यही पर्पस है, मेरा यही टारगेट है कि मैं आप लोगों को, जो कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और एक दिन ग्रेजुएट हो जाओगे, तो आपको सही दिशा दिखाऊं। अब जरा समझिएगा ध्यान से। इस साल 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी नाम की चीज का गठन किया है, दैट इज एनआरए। और उन्होंने ये बताया है कि हम एक एग्जाम लेंगे जिस एग्जाम का नाम है सीईटी, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक मान के चल सकते हैं, ये एक मतलब ये इनिशियल स्टेज एग्जाम होता है। जैसे आपको पता होगा कि टायर्स में पेपर होते हैं, टायर वन, टायर टू, इस तरीके से एग्जाम्स होते हैं। तो ये टायर वन है और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है। तो ये एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिस चीज का गठन किया गया है, उसके अंदर ये डिसीजन लिया गया है कि आने वाले साल यानी 2024 से, हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। और
सबसे पहले हम लोग ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट को इसका ऑप्शन देंगे, यानी 10th वालों को नहीं देंगे, 12th वालों को नहीं देंगे, सबसे पहले हम लोग ग्रेजुएशन वालों को इसका ऑप्शन देंगे। अब जरा सुनिएगा, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में आप तीन तरीके से जा सकते हो। मान लीजिए आप ग्रेजुएट हो चुके हो, ठीक है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2024 में ये इंप्लीमेंट होगा। आप में से जितने लोग सेमेस्टर 5 में हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप में से जितने लोग सेमेस्टर 5 में हैं वो प्लीज ध्यान दीजिएगा। मतलब जो लोग थर्ड ईयर में, वो भले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या अदर किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, दिल्ली के या नॉन दिल्ली के, कहीं के भी हो, अगर आपने, अगर ये आते हो आप थर्ड ईयर में हो या फिर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो इसके एग्जाम आपके 2024 में होंगे। प्लीज इस पे अपडेटेड रहिएगा, एक बार जरूर आजमाइएगा अपने लक को। हो सकता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है आपको पोस्ट मिल जाए, आपकी जॉब लग जाए। सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो मिनिमम 80,000 से यहाँ पे शुरुआत होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का मतलब आप लोग सारे जानते हो। और हाँ, जितना अगर आपको लगता है ना, जैसे दिखाते हैं न्यूज में, टीवी में दिखाते हैं ना कि बहुत बुरा हाल है, इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इतने कम वैकेंसी होती है, ज्यादा लोग आते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्हीं सब चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए ही उन्होंने ये सब चीजें रखी हैं। और जो बेरोजगारी है ना, वो इस वाले तबके के साथ बहुत ज्यादा है, यानी थोड़ी सी कम एजुकेशन है। और अगर ग्रेजुएशन भी है ना, तो फिर उनकी ग्रेजुएशन ना जाने कौन सी यूनिवर्सिटी की, जहां से कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, यानी ग्रेजुएट होने के बाद भी उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है। अरे आप तो बहुत अच्छी ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप तो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, इन केस कोई आप में से नॉन रेगुलर है तो पढ़ाई अच्छी सी कर लो। ये मैटर नहीं करता कि आपका पुराना बैकग्राउंड क्या था, आज जो पढ़ रहे हो वो मैटर करता है, प्रिपरेशन पीरियड में जो मैटर करता है, राइट। तो ये सब चीजें हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी भारत सरकार है, तीन प्रकार से यहाँ पे आपको अपने यहाँ पे एंट्री देती है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर तीन प्रकार से एंट्री देती है। तो एक बार मैं सारा रफ कर रहा हूँ और आपको शुरू से बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। ध्यान रखना, ये मेरा एक इनिशिएटिव है जिसके लिए मैं आपको ही इसका रीजन मानूंगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं प्रोत्साहित हुआ हूँ, मोटिवेटेड हुआ हूँ, और मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। देखिए, आफ्टर ग्रेजुएशन आप तीन तरह के पेपर दे सकते हो। वैसे तो 10th के बाद भी 12th के बाद भी होते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ तीन तरह के एग्जाम दे सकते हो। एक आप एग्जाम दे सकते हो एसएससी का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एक आप एग्जाम दे सकते हो आईबीपीएस का, ठीक है। और एक आप एग्जाम दे सकते हो आरआरबी का, ठीक है, आरआरबी। ये तीन प्रकार के आप एग्जाम दे सकते हो। ध्यान रखना, इसमें आपकी मैक्सिमम जॉब्स आ जाती हैं, अधिकतर जॉब इसके अंदर आ जाती है पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैं इसकी लिस्ट आपको बताऊंगा, यानी इसमें अधिकतर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार इसमें समा जाती है, ठीक है। आईबीपीएस में सिर्फ और सिर्फ आपका बैंकिंग सेक्टर होता है। बैंकिंग सेक्टर में जिस भी प्रकार की जॉब होती है आप वहां पे जा सकते हो, और आप ग्रेजुएट हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और तीसरा होता है आरआरबी। अगर आपको रेलवेज में जाना है तो रेलवेज में जाने के लिए आपको आरआरबी का एग्जाम देना है, जिसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी है। मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ एमए या एमबीए ही ऑप्शन नहीं होता, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और एक चीज और मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ, क्योंकि इसमें आपके पहला पेपर होगा टायर वन। टायर वन, ध्यान रखना, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए कॉमन पेपर होगा सबके लिए, जिसे ही हम लोग यहाँ पे सीईटी के नाम से जानते हैं। क्या है ये? कॉमन पेपर, जिसे हम लोग सीईटी के नाम से जानते हैं, टायर वन। यानी अगर आप जनरली आपका कॉमन पेपर होगा, ठीक है, वही कॉमन पेपर आपका एसएससी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, वही आईबीपीएस के लिए, वही आरआरबी के लिए, तीनों के लिए एक ही कॉमन पेपर होगा, यानी एंट्री हो गई। पहले ऐसा पता है क्यों किया गया? वो ऐसे इसलिए किया गया क्योंकि पिछले साल तक ये देखा गया, हर साल देखा जाता है कि मान लीजिए एसएससी अपनी वैकेंसी निकालता है, आईबीपीएस अपनी वैकेंसी निकालते हैं, आरआरबी अपनी वैकेंसी निकालते हैं, तो हर कोई अपनी वैकेंसी अलग अलग टाइमिंग पे निकालते हैं। तो क्या होता है, जब एसएससी ने अपनी वैकेंसी निकाली तो सारे के सारे जितने भी लोग हैं सबके सब एसएससी में फॉर्म भर देते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म 2.5 करोड़ से ज्यादा 2022 तक आई थी एप्लीकेशन फॉर्म। और वैकेंसी कितनी थी एसएससी के अंदर? या जनरल वैकेंसी 1.25 लाख के आसपास, 1.25 लाख या 1.5 लाख, इतनी थी वैकेंसी, जो बहुत वैरायटी में मान के चलो, नॉट इन ग्रेजुएशन लेवल,
10th भी, 12th भी, ग्रेजुएशन भी, पियोन भी, चपरासी भी, ये वो, पुलिसकर्मी, एवरी सारी, इतनी वैकेंसी। फिर इसका पेपर हो गया, फिर कुछ टाइम बाद आईबीपीएस ने अपनी वैकेंसी निकाली, तो जितने लोग यहाँ वाले थे वो सब यहाँ फिर से आ गए, और फिर उसने निकाली तो जितने लोग यहाँ दोनों जगह थे वो सारे इधर आ गए। तो ऐसा क्या होता था, हर बार, हर हर ऑप्शन में, हर प्लेस पर, सेक्टर में एप्लीकेशन फॉर्म भर भर के आता था। समझ में आई मेरी बात? आप इसको इस तरीके से मान लो कि चीजें बट रही हैं, कहीं पर फ्री की चीजें बट रही हैं, तो अगर अलग अलग दिन बटती हैं, या आप मान लो भंडारा लगा हुआ है एग्जाम्पल, भंडारा लगा हुआ है खाने का, हम भी खाना खाने जाते हैं भंडारे में, मान लीजिए, तो अगर वो भंडारे एक ही दिन लगा हुआ है, तो फिर आप समझ सकते हो यूटिलाइजेशन कैसे होगा। और मान लीजिए भंडारा अलग अलग दिन लगा हुआ है, तो कॉमन पर्सन तीनों जगह जा सकता है, जो कि आई थिंक सेंसलेस बात इसलिए है क्योंकि एक ही आदमी 3 बार अकाउंट हो रहा है। समझे मेरी बात? इस बात को मुझे समझ में आ गया। तो इन्होंने ऐसी सब चीजों को प्रॉब्लमेटिक होने से बचाया, क्योंकि जब करोड़ों लोग, 1 करोड़ से ज्यादा लोग किसी एक फील्ड में जाते हैं तो कितनी डिफिकल्टी आती है। सबसे बड़ी डिफिकल्टी अंदाजा भी नहीं लगा पाता हो कोई, ट्रैवलिंग इशू। ट्रैवलिंग, अगर कभी पेपर होता है ना, तो मेट्रो, रोड सब जाम हो जाता है। भाई एक सेंटर पे हजारों बच्चा होता है, बच्चे तो कैसे नहीं कहने सकते हम, हजारों स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। जब पेपर पूरा होता है तो भीड़, ये वो दुनिया भर की चीज है। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने एक पेपर कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई? अब आफ्टर दैट क्या होगा, अब मान लीजिए आपका एक पेपर हो गया, उसके बाद में फिर ये लोग अपने अपने पेपर लेंगे। तो अब आपके पास 2 स्टेज होंगी, टायर 1 और टायर 2, ठीक है, यानी पहला पेपर, दूसरा पेपर। तो पहला पेपर आपका तीनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आपने टायर 2 में, इनका पेपर अलग होगा, फिर सेपरेट पेपर होगा टायर 2 के लिए, टायर 2 के लिए अलग पेपर होगा, यहाँ पे अलग पेपर होगा टायर 2 के लिए, और यहाँ पे अलग पेपर होगा टायर 2 के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपने तीनों पेपर दिए, इन केस आपका हो गया या नहीं भी हुआ, पर आप कहते नहीं मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में काम नहीं करना, मुझे तो प्राइवेट सेक्टर में काम करना है। ध्यान रखना, आने वाले समय बता रहा हूं मैं, 1-2 साल बाद, पहले ये प्राइवेट सेक्टर लिखा करते ना कि 10वीं पास चाहिए, 12वीं पास चाहिए, ग्रेजुएट लोग चाहिए, ऐसे करते थे ना प्राइवेट सेक्टर। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कुछ भी करके जॉब लेना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो कुछ भी करके चाहते हैं कि जॉब मिल जाए, 30-40 हजार से मिल जाए, हम कर लेंगे, ठीक है। तो आने वाले समय में पता है क्या लिखा हुआ होगा, कि अब कोई 10, 11, 10, 12 ग्रेजुएशन नहीं, सीईटी क्वालिफाई लोग चाहिए, जिनका सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर है, क्वालिफाई है, बस वो लोग आ जाओ, ठीक है, बस वो लोग आ जाओ। तो ये भी आगे आने वाले समय में ये होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आपने सीईटी का पेपर दिया और आपको कुछ स्कोर आया, तो ध्यान रखना ये 3 सालों तक, 3 इयर्स वैलिड, वैलिड रहेगा ये। इसकी जो वैलिडिटी रहेगी इस स्कोर की, 3 सालों तक रहेगी। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ मैं आपको ये वाली, क्योंकि आपको ये बात तो कोई भी नहीं बताता आपको ये सब चीजें। सब लोग बस एमए और एमबीए की बात ही कर रहे हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है। तभी तो आपने देखा होगा कि दिल्ली के लोग कम होते हैं, नॉन दिल्ली के लोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो लोग सीधे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं। और एंड ऑफ द डे आप देखो, कितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, अपने दिल्ली के गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ या अपने एरिया के गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, तो आपको अधिकतर बाहर के लोग दिखेंगे। अपने आगे भी होते हैं, लेकिन कोई हरियाणा का दिख रहा है, कोई पंजाब का दिख रहा है। इवन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको पढ़ने का अधिकार है, सब लोग पढ़ाई करो, और सबको नॉलेज लेने का अधिकार है, और सबका हक है पढ़ना, ठीक है, और सही जानकारी हासिल करना सबका हक है। आप समझिएगा, बहुत बढ़िया बात करूंगा मैं, आपको बताऊंगा कि अगर एसएससी आप कर रहे हो तो एसएससी में आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। वैसे तो एसएससी के अंदर 125 से ज्यादा पोस्ट है ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, 125 से ज्यादा, लेकिन जो बहुत काम की पोस्ट है, मान लीजिए सबसे पहली है मिनिस्ट्री जॉब। मिनिस्ट्री के अंदर कैसी जॉब मिलेगी आपको, दैट इज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी एएसओ, यानी एएसओ, एएसओ, ये सारी मिनिस्ट्री के अंदर इनकी जरूरत पड़ती है। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एक 2 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है टीचिंग डिपार्टमेंट और एक होता है नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट। कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? 2 तरह के डिपार्टमेंट होता है, एक होता है टीचिंग डिपार्टमेंट और एक होता है नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट।
तो जो टीचिंग डिपार्टमेंट है वो तो आपको पता है कि भैया नेट जीआरएफ क्लियर करो, मतलब नेट पेपर निकालो, कॉलेज में लेक्चरशिप कर लो। एक होता है नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट। तो जो मैंने बोला मिनिस्ट्री, तो इस मिनिस्ट्री में ऑल आ जाएगी। एजुकेशन मिनिस्ट्री भी तो होती है, तो उसके अंदर जितना भी नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट होता है वो भी सब इसी के थ्रू जाता है, एसएससी के थ्रू जाता है। आप समझो बात को। मेरे बहुत से स्टूडेंट है, इवन अभी एक स्टूडेंट है, सूरज नाम है उनका, और उनका सिलेक्शन हुआ है नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में, एएसओ में। अब उनका इंटरव्यू वगैरह है और मोस्ट प्रोबेबली उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी कब ग्रेजुएशन करिए, 2 साल पहले, मतलब ये उनका दूसरा साल है। पहले साल तो पता नहीं था बेचारों को, लगे रहे, जब पता लगा दिया और पेपर निकल गया। ठीक है, और अब वो हो सकता है आप लग भी जाए। तो आधे से ज्यादा लोग एमबीए एमए की तरफ गए थे, स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनका यहाँ पे वो एक एएसओ बन भी गए। और सैलरी कितनी स्टार्ट होती है, मिनिमम 70-80 हजार से शुरू होती है। एंड गवर्नमेंट जॉब है, सबको पता है कितने अलाउंस होते हैं इसके अंदर। एएसओ एक ऑप्शन है। मैं आपको बहुत लिमिटेड चीज बताऊंगा, मतलब जो सबसे काम की है। इनकम टैक्स ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं ना, समझ लिया। वो जो रेड लगाते हैं, एक मूवी थी ना रेड, अजय देवगन की, तो उसमें रेड लगती है, ठीक है। ये ऑफिसर बेसिकली इसी के थ्रू बनते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। एंड उसके बाद में होता है सीबीआई इंस्पेक्टर। अगर आपको सीबीआई में जाना है, इंस्पेक्टर बनना है, सीबीआई में जाना है, तो उसका भी ऑप्शन एसएससी के थ्रू होगा। हाँ, और मैं फिर फिजिकल टेस्ट वगैरह और भी कुछ होंगे, तो एक आगे फर्दर डिस्कशन है। बट सीबीआई में अगर आपको जाना है ग्रेजुएशन के बाद, तो ये आप एसएससी के थ्रू जा सकते हैं। उसके अलावा आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है। क्योंकि जीएसटी जब से आया है, जीएसटी जब से आया, तो इसमें भी काफी बड़ा स्कोप है। इसके भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े मतलब ऑप्शंस हैं। तो जिसमें जीएसटी का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, तो उसमें इंस्पेक्टर की जरूरत है। तो वो भी एसएससी के थ्रू बेसिकली जाता है। तो ऑलमोस्ट मान के चलें 125 से ज्यादा पोस्ट है जो एसएससी के अंदर है, और जो ग्रेजुएशन के बाद होती है। और उसको देने के लिए आपको एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने सीईटी पेपर रख दिया है, जो कॉमन पेपर होगा तीनों के लिए, और वो 3 साल तक वैलिड होगा। ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। चलिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीज तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप इनके गूगल कर सकते हैं। यूट्यूब यूट्यूब मत करना, गूगल करना, ठीक है। यूट्यूब पे तो आपको मेरे जैसे और भी लोग बातें करते हुए दिखेंगे। ठीक है, काम की बातें होंगी, बट ठीक है ना, कि जब आपको इन्फॉर्मेशन पता लग गई है, आप सीधे गूगल पे जाओ, वेबसाइट की तरफ जाओ, देखो फॉर्म वॉर्म कब निकल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस पर अपडेट रहा तो मैं ही बता दूंगा आपको। क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स पढ़ाते हैं ये। अब आप सोचोगे सर ये हमें क्यों बता रहे हो। देखो, इस पूरे पेपर में मैं आपको बता देता हूँ ये जो हमारा ये पेपर होता है, इसमें इसमें कॉमन पेपर होता है, मतलब एक सेक्शन होता है जीके जीएस। उसके अंदर 25 क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड होती है। ठीक है, यानी इन एग्जाम में जीके जीएस एक कॉलम होता है, एक सेक्शन होता है, तो 25 क्वेश्चन होते हैं, और उसके अंदर इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड रहती है। ये बहुत काम की बात है आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, दूसरी चीज, बैंक पीओ, बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा होता है बैंक पीओ। मतलब ये बैंक पीओ में आप जा सकते हैं। आप कहते हो सर जैसे मैनेजर, अब मैनेजर्स होते हैं ना, अ, मतलब ब्रांच मैनेजर, कैश मैनेजर, सेविंग्स मैनेजर, तो बहुत प्रकार की मल्टीपल वैरायटीज के मैनेजर्स होते हैं। जो भी पूरा बैंकिंग सेक्टर में, वो आईबीपीएस के थ्रू जा सकते हैं। मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं जो बैंकिंग सेक्टर में गए हैं, और मैं देखता हूँ, मुझे बता देते हैं सर आईबीपीएस क्लियर हो गया। एंड आफ्टर दैट कुछ दिन बाद मैं देखता हूँ जब सिलेक्शन वगैरह हो जाता है, तो वो स्टेटस लगा रहे होते हैं ऑफिस में बैठे हुए बेहतरीन जनरल मैनेजर की। भाई साहब मैं देखता हूँ, भाई वाह यार, मतलब टेक्निकली वो हमसे ज्यादा ऊपर चले गए। लेकिन ध्यान रखना, पूरे संसार में दो ही तरह के लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ग्रोथ के लिए खुश होंगे। एक आपके माँ बाप, पेरेंट्स, और दूसरा आपका टीचर जो मेंटोर है, जो आपका कोच है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट मुझसे ऊपर ऊपर पोस्ट पे जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो मल्टीपल प्रकार के यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर है। ठीक है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट इन बैंक, बैंक पीओ मैनेजर वगैरह। दूसरी चीज, रेलवे, ऑल रेलवे एग्जाम। ठीक है, जितने भी रेलवे की पोस्ट है, वो आप टीसी कह सकते हो, टिकट कलेक्टर कह सकते हो, टिकट चेकर कह सकते हो, ठीक है, टिकट एग्जामिनर्स कह सकते हो,
स्टेशन मास्टर कह सकते हो। रेलवे तो वर्ल्ड में सबसे फेमस है। रेलवे वर्ल्ड, जैसे मान लो रेलवे को आप एक फर्म मान लो, एक बिजनेस मान लो, ठीक है। तो रेलवे वर्ल्ड का पहला एक ऐसा बिजनेस है, अगर बिजनेस कह रहे हो अगर आप इसे, जो कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। बहुत बड़ा एरा है ये तो। और अगर आप ग्रेजुएट हो तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे जैसे आप अब आप कहते हो नहीं सर हमें तो मास्टर्स भी करनी है, तो आप ये कर सकते हो, आप ये एग्जाम तो यहाँ पे एंट्री ले लो, अपनी जॉब शुरू कर दो, और साथ साथ आप अपनी मास्टर्स को भी करते रहो, डिस्टेंस लर्निंग से करते रहो। इग्नू है, बहुत सी जगह है, आप मास्टर करते रहो और आप देखना आपकी पोस्ट अपने आप बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी, ठीक है। तो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी, एक स्टूडेंट ने बताया कि सर, एक एक्चुअली ये एक स्टूडेंट ने ही बताया, उसने कहा कि सर हमारे पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या बहुत से स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट को, जरूरी नहीं कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को कहीं के भी हो, उन्हें पता तो लगता है लेकिन बड़ी देर से पता लगता है इन सब चीजों के बारे में। जब वो देखते हैं ना भीड़ एग्जाम वगैरह, तब पता लगता है। और जब एक आध साल निकल चुका होता है, उसका कह रहा मुझे खुद एक साल बाद पता लगा, फिर मैंने दिया और मेरा क्लियर हो गया। तो वही सब आप चीजें आपके लिए भी है। तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी चीजें हम आपको बताते हैं आपके सपोर्ट के लिए बताते हैं। हमारी बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए, फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इकोनॉमिक्स के एक और नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।